आईवीसी के वीडियो सेशन में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्रामर के 5 भेद के बारे में देखा था और उसमें हमने देखा था कि ग्रामर के 5 भेद होते हैं: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। अब उसमें से एक एक लेकर हम अध्ययन करेंगे और सबसे पहला हमारा है ऑर्थोग्राफी। वो ऑर्थोग्राफी को बोलते हैं वर्ण विचार। अब इस ऑर्थोग्राफी को डील करते हैं वर्ण विचार। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेटर्स। क्या होता है ये अक्षर, क्या होता है वर्ण, क्या होता है या लेटर्स क्या होता है? देखो, अंग्रेजी भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जो अंतिम इकाई होती है, तो अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटी से छोटी इकाई को में अगर तोड़ा जाए तो वो क्या बनकर निकलेगा? अक्षर। ठीक है। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है। एक जमाना था बहुत पहले, मिडिल एज में, एक 27वां लेटर भी हुआ था मिडिल एज के लास्ट में। ऐसे जो हम एंड लिखते हैं, ये कभी 27वां लेटर हुआ करता था, बट इसको रिमूव कर दिया गया है। ये जनरली एक वर्ड के रूप में अब आता है। तो आज के डेट में हमारे पास इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। और लेटर्स जो होते हैं ABCD, ये सब क्या है? इंग्लिश के जो प्रथम इकाई है, अंग्रेजी भाषा को जो सूक्ष्मतम अगर पार्ट्स में बांट दिया जाए तो जो सबसे सूक्ष्म पार्ट में बन के मिलेगा वही क्या होगा? अक्षर होगा, लेटर होगा। देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं इंग्लिश लेटर, लेकिन शायद कभी हम लोगों ने इसको परिभाषित करने का सोचा हो। चलिए हम देखते हैं। तो इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं और इस 26 लेटर्स का जो समूह है वह कहलाता है अल्फाबेट। यहां से हम लेते हैं, इंग्लिश में कितने वर्ण हैं? 26। तो इस 26 वर्णों का जो समूह है वह कहलाता है वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब देखो, वर्णों के समूह, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। A group of letters is called alphabet. This is important. A group of letters is called alphabet. अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि अल्फाबेट से संबंधित और इंपॉर्टेंट चीज। चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में हम वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला अक्सर एक क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर देता है और बच्चे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अंग्रेजी में कितने वर्णमाला होते हैं? अंग्रेजी में कितने वर्णमाला होते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। वर्णमाला का मतलब स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है अक्षर, जबकि ऐसा नहीं है। वर्णमाला कितने होते हैं? एक होते हैं।
और ज्यादातर बच्चे क्या बोल देते हैं 26, दैट इज रॉन्ग। कैसे? ये 26 जो लेटर्स है उसका जो समूह है वह समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। अब इसको ऐसे समझो, वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब क्या हुआ? वर्णों का माला। अब देखो हमने माला बनाया, इस माला में फूल के जगह पे क्या है? वर्ण है। क्या? अब माला लेकिन कितना तैयार हुआ? एक। तो किसी भी भाषा में वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और किसी भी भाषा में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? एक। तो अक्सर इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कैसा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैं बोलता हूं कि एक सेंटेंस में लेता हूं, इसको मैं डिलीट करता हूं, कि माई सन हैज लर्नड एक लेते हैं, माई सन हैज लर्नड इंग्लिश अल्फाबेट्स। सही है कि गलत है? नाउ यू हैव टू डिसाइड। तो इसमें भाषाओं की संख्या कितनी है? भाषा की संख्या एक है। तो किसी एक भाषा में जो वर्णों की वर्णमाला होती है वो कितनी होती है? एक होती है। तो जब एक होती है तो फिर अल्फाबेट्स कैसे हो गया? दिस इज रॉन्ग। क्या होगा? अल्फाबेट। हाँ, कब होगा अल्फाबेट? अल्फाबेट्स कब हो सकता है देखते हैं। माई सन हैज लर्नड, मेरे बेटा ने सीख लिया है, इंग्लिश एंड हिंदी। अब हो जाएगा अल्फाबेट्स। अब ये सही है। तो इसे एक क्या निकला कि एक भाषा के वर्णों के समूह को अल्फाबेट कहा जाता है, जबकि एक से अधिक भाषाओं के वर्णों को, विभिन्न समूहों को अल्फाबेट्स कहा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि अल्फाबेट्स होगा ही नहीं, लेकिन एक से अधिक भाषाओं के वर्णों के समूह के लिए यूज किया जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि इंग्लिश में कुल 26 लेटर्स होते हैं। पहले कभी किसी जमाने में 27वां लेटर्स हुआ करता था एंड। फिर हमने देखा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसको इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, और किसी एक भाषा के वर्णों के समूह के लिए अल्फाबेट्स का प्रयोग नहीं हो सकता है, हमेशा अल्फाबेट का प्रयोग होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लेटर्स को। लेटर्स मीन्स अक्षर। अक्षरों का अध्ययन हम दो आधारों पर करेंगे। एक एज पर राइटिंग, लिखने के आधार पर, द वे वी राइट, और दूसरा एज पर साउंड, उच्चारण के आधार पे या बोलने के आधार पे। लिखने के आधार पे हम लोग बात करते हैं एज पर राइटिंग, कैपिटल लेटर। इसको जनरली बड़ा एबीसीडी कहते हैं हम लोग। कैपिटल लेटर्स को दूसरे नामों से भी हम जानते हैं, इसी को हम ब्लॉक लेटर्स भी कहते हैं। देखो ब्लॉक लेटर्स क्यों कहते हैं? ब्लॉक मतलब होता है बॉक्स, खंड। जब आप कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें इस तरह से बॉक्स बना होता है, और इस तरह के बॉक्स में आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं कि स्मॉल में? जाहिर सी बात है कैपिटल लेटर्स में। तो जब कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया?
ब्लॉक लेटर्स। क्यों? क्योंकि ब्लॉक में लिखा जाता है। तो कैपिटल लेटर्स का दूसरा नाम क्या हो गया? ब्लॉक लेटर्स। कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर में इसको अपर केस लेटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में अपर केस लेटर कहा जाता है। कैपिटल लेटर्स को कंप्यूटर में अपर केस लेटर कहा जाता है। आप देखते हैं जब आप शिफ्ट के साथ दबा देते हैं, शिफ्ट दबाकर आप कोई टाइप करते हैं तो अपर केस लेटर में लिखाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर के लैंग्वेज में यूज किया जाता है कैपिटल लेटर को अपर केस लेटर्स। चलिए हम दूसरी बात दूसरे प्रकार में देखते हैं। तो स्मॉल लेटर्स, और स्मॉल लेटर्स का ही दूसरा नाम हो गया लोअर केस लेटर्स, जिसको जनरली कंप्यूटर में यूज किया जाता है, लोअर केस लेटर्स। तो इस तरह से हम देखते हैं एज पर राइटिंग, लिखने के आधार पर दो प्रकार का हो गया, कैपिटल लेटर्स जिसका दो और नाम है ब्लॉक लेटर्स या अपर केस लेटर्स, स्मॉल लेटर्स हो गया, स्मॉल लेटर्स का दूसरा नाम है लोअर केस लेटर्स। और देखो ये कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, हमने अपने जो पीडीएफ इसके साथ डाला है उसमें हमने डिटेल्स में दे दिया है। मैं वैसे सरल भाषा में बोल के बताता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का नाम होता है तो कैपिटल लेटर से होता है, किसी भी वाक्य का प्रथम अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर से होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके रूल्स है जो आप पीडीएफ में देख लेंगे, सरल होता है, उसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक नई चीज आपके लिए हो सकता है, आई और ओ कभी भी अकेले आता है तो ये कैपिटल में ही लिखा जाता है, उसको हम स्मॉल में नहीं लिखते हैं। आप देखते हो लिखते हो एम आई हैप्पी, नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं, ये गलत है। ये क्या लिखते हैं हम? कैपिटल करते हैं, एम आई हैप्पी करते हैं, तब सही होता है। तो इस तरह से ओ आता है, ओ क्लॉक में अकेले आता है तो ओ कैपिटल लिखा जाता है। तो ये याद रखने की चीज है कि आई और ओ जब कभी भी अकेले आता है तो यह हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही होता है। ठीक है, इसके अन्य भी है यूजेस, और कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के जो यूजेस हैं आप हमारे पीडीएफ से पढ़ लेंगे। तो आई होप कि एज पर राइटिंग समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एज पर साउंड। देखो एज पर साउंड, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, एंड सेमी वॉवल्स। तो आई होप कि आपने लिख लिया होगा, नोट कर रहे होंगे, वैसे पीडीएफ में है। तो एज पर साउंड, एज पर साउंड का मतलब हो गया उच्चारण जिस तरह से करते हैं, बोलते हैं जिस तरह से, उसके आधार पे हमारे पास जो 26 लेटर्स है उसको हमने 3 भागों में बांट दिया, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वॉवेल्स। देखो वॉवेल्स को भी अगर हम लिखते हैं और उच्चारण करते हैं तो ये 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवेल्स हैं, और 5 वॉवेल्स कई साउंड पैदा करते हैं जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। क्या होता है वॉवेल्स? वॉवेल साउंड जिसको हम स्वर बोलते हैं। स्वर मतलब जिसका उच्चारण स्वयं हो, जिसके उच्चारण में किसी और की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़े, वो क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है, वॉवेल साउंड कहलाता है। कॉन्सोनेंट्स जिसको हम लोग व्यंजन कहते हैं, बी, सी, डी, एफ एंड सो ऑन। तो ऐसे अक्षर इंग्लिश के जिसके उच्चारण के लिए वॉवेल साउंड की जरूरत पड़ती है, जैसे हम बोलते हैं बी, ब प्लस ई, बी, तो ई क्या है? वॉवेल साउंड है और उसके उच्चारण से हम बोलते हैं ये। तो ऐसा अक्षर जिसके उच्चारण के लिए वॉवेल साउंड की जरूरत पड़ती है वो कहलाता है कॉन्सोनेंट्स। ओके, सेमी वॉवेल्स के बारे में हम लोग जिक्र करें तो W एंड Y, ये दो ऐसे अक्षर हैं जिसको हम लोग सेमी वॉवेल्स कहते हैं। क्यों सेमी वॉवेल्स कहते हैं? लेट्स सी। जब W और Y
वर्ड के शुरू में आता है ये दोनों, तो ये बनते हैं कॉन्सोनेंट्स। और जब ये दोनों अंत में आते हैं तो बनाता है वॉल्स। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम बोलते हैं वर्क, उच्चारण देखो, डब्लू का उच्चारण क्या होता है? वो में अ लगा हुआ है, मतलब क्या हो गया? ये कॉन्सोनेंट। देख लेते हैं जिसमें दोनों है। विंडो, यहां देखो, यहां वी वो से बना, यहां क्या बन गया? ओ, ये हो गया कंसोनेंट। और ओ क्या है? वॉल। ये वॉल साउंड है। तो वॉल साउंड क्या हो गया? ओ। इस तरह से हम वाई का भी एक ले लेते हैं। यस्टरडे, यहाँ य होता है, य में अ लगा हुआ है, मतलब ये हो गया कंसोनेंट साउंड। और यहाँ क्या हो गया? ए, ये क्या है? वॉवेल साउंड। तो हमने क्या देखा? सेमी मतलब क्या होता है? आधा। वॉल मीन्स स्वर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अर्ध स्वर। कैसे आधा स्वर है? कि आधा ये व्यंजन है। जब ये शुरू में आता है तो कंसोनेंट का काम करता है, जब अंत में आता है तो वॉवेल का काम करता है। तो इस तरह से हमारा डब्ल्यू और वाई अर्ध स्वर कहलाता है। और आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और ये एग्जाम्पल्स और आप लिखते भी होंगे साथ साथ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा वॉवेल एंड स्वर है, ये कितने हैं? 5, बाकी बच गए 21। लेकिन ये जो 5 वॉल्स है, ये साउंड पैदा करते हैं टोटल 21। लिखते तो 5 है, लेकिन ये ई आई ओ यू, ये 21 साउंड पैदा करते हैं। तो अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए कि 21 वॉयल्स होते हैं, तो फिर इसमें अचंभा नहीं होना चाहिए आपको। सो लेट्स सी कैसे होते हैं। देखो, हम बोलते हैं RATE, रेट, RAT, रैट, RAM, राम। अब देखो, ये यहां क्या बोला हमने? रेट ए, यहां क्या बोला? ए, यहां क्या बोला? रा। और इसी को रैम भी पढ़ते हैं, तो इसको ए भी हो सकता है। तो आप देखो, एक ही ए है, ये 4 तरह के साउंड, 3 तरह के साउंड पैदा कर दिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। KITE, यहाँ पे आई का उच्चारण क्या हुआ? आई। क्यों? काइट, आई उच्चारण हुआ। SIT, यहाँ पे आई का उच्चारण क्या हो गया? सिट, तो यहाँ क्या उच्चारण हो गया? ई। देखो, BUT, यहाँ यू का उच्चारण क्या हो गया? बट, और यहाँ PUT, पुट, यहाँ यू का उच्चारण क्या हो गया? ऊ। तो आप क्या देख रहे हो? ये एक एक वॉवेल जो है कई साउंड्स पैदा करते हैं। तो अगर सभी साउंड्स को ओपन कर दिया जाए, सभी साउंड्स को लिखा जाए कि ये कितने साउंड्स बनाएंगे, तो वो टोटल कितने हो जाएंगे? 21। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे 5 से 21 साउंड पैदा होते हैं। और इधर हमारा कितना बचा? 21 कॉन्सोनेंट। और चूंकि ये सेमी वॉवेल्स है, तो डब्ल्यू और वाई को हमने कॉन्सोनेंट्स में तो काउंट कर लिया, लेकिन वॉवेल साउंड में तो हमने काउंट नहीं किया, तो 2 वॉवेल साउंड आ जाएंगे। तो इस तरह से टोटल कितने बन गए? 44। तो इससे एक प्रश्न बनता है कि अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं? तो 26। और कितने साउंड होते हैं? तो 44।
there are 26 letters, but there are 44 sounds in English letter. Okay, so there are 26 letters, but those 26 letters produce 44 sounds. तो ये एक महत्वपूर्ण है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। खास करके मैं फिर से बता दूं कि जो लोग बीएड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ देता है कि इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं, तो आपको लिखना है 44। उसमें ऑप्शन में आपको 26 भी रहेंगे, तो वो नहीं डालना है, 44 डालना है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग ऑर्थोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ऑर्थोग्राफी में हम लोग और आगे निकलते हैं और फिर से देखते हैं। चलिए, हमने इसमें पढ़ा लेटर्स क्या होता है। लेटर्स जो है इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा के सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा के अगर सबसे छोटी इकाई को पकड़ी जाए तो वो क्या होती है, लेटर्स होती है। और लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 लेटर्स कितने साउंड पैदा करते हैं, 44 साउंड पैदा करते हैं। लेटर्स का अध्ययन कितने आधारों पर करते हैं, 2 आधारों पर करते हैं। कौन कौन से 2 आधार हैं, एज पर राइटिंग एंड एज पर साउंड। एज पर राइटिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स के 2 और नाम क्या है, ब्लॉक लेटर्स एंड अपर केस लेटर्स। स्मॉल लेटर्स का और नाम क्या है, लोअर केस लेटर्स। एज पर साउंड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वॉवल्स। चलिए, आई होप कि हमने इसको रिवाइज आपको करवा दिया। अब हम लोग चलते हैं सिलेबल्स। सिलेबल्स का मतलब होता है शब्द खंड। देखो, शब्द को जब हम खंडित करते हैं, हम जब उच्चारण करते हैं ना, तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसको हम एक ही बार में उच्चारण कर लेते हैं। कम, गो, कम, गो, इट। अब इसको और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, कम को और नहीं तोड़ सकते, गो को और तोड़ के नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिसको एक बार में उच्चारण करते हैं वह कहलाता है मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल। देखो, मोनो मतलब होता है एक, सिलेबल मतलब होता है शब्द खंड। तो ऐसा वर्ड जिसमें एक ही सिलेबल हो, मतलब जिसको एक ही बार में उच्चारण किया जाता हो, वो क्या कहलाता है, मोनोसिलेबल। ठीक है, तो वो बोलते टी चर, 2 बार में हमने उच्चारण किया। कु कर, 2 बार में उच्चारण किया। तो जो 2 बार में उच्चारण करते हैं उसको बोलते हैं डाइसिलेबल। डाई मतलब क्या होता है, 2, 2 का डाई बोलते हैं सिलेबल्स, क्योंकि एक से अधिक होता है। तो टीचर हो गया। अब क्या है कि हमने अलग अलग सिलेबल्स की पहचान करने आनी चाहिए। जब हम देखें कहीं लिखा हुआ तो हमें समझ में आना चाहिए कैसे उच्चारण करना है, और हम आपको बताएंगे कि इसका क्या यूज है। 3 ऐसे देखते हैं, जैसे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट 3 में हो गया, ये कहलाता है ट्राइसिलेबल। तो ऐसे शब्द जिसको हम 3 बार में उच्चारण करते हैं वो क्या कहलाता है, ट्राइसिलेबल्स। हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसके साथ जो पीडीएफ उपलब्ध है उसमें। ट्राइसिलेबल्स देखो बड़ा आसान है। आते हैं, मोनो मतलब एक सिलेबल वाला, डाई मतलब 2 सिलेबल वाला, ट्राई मतलब 3 सिलेबल वाला। अब देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सिलेबल्स होते हैं, 3 से भी अधिक होते हैं। जैसे एक्नॉलेजमेंट, इसमें 3 से अधिक सिलेबल्स है, एक्नॉलेजमेंट। तो जब 3 से अधिक सिलेबल हो जाए तो देखो 1, 2, 3 के लिए तो नाम है, इसको बोलते हैं पॉलीसिलेबल्स। पॉलीसिलेबल्स, देखो पॉली मतलब होता है मेनी, मतलब अनेक। तो ऐसे शब्द जिसमें 3 से अधिक शब्द खंड हो
या इसको सरल भाषा में बोले तो ऐसे शब्द जिसको 3 से अधिक बार में उच्चारण किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिलेबल्स। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिलेबल्स क्या होता है। देखिए, अब इसकी जरूरत कहाँ होती है ये समझते हैं। तो हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग बिना सिलेबल्स का ध्यान रखे हुए बोल देते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा है, हिंदी के हिसाब से हम लोग बोल लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। इसका नियम होता है कि किस सिलेबल पे कितना जोर देना है। तो अलग अलग तरह के सेंटेंसेज में अलग अलग तरह के सिलेबल्स पे जोर दिया जाता है। ठीक है, और उससे इसके आशय में परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल। अब यही बात एक जो ब्रिटिश एक्सेंट वाले लोग हैं वो हिस्टोरिकल नहीं बोल के हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल आपको सुनने में लग रहा होगा कि किसी खास वर्ड के किसी खास हिस्सा पे कम जोर दिया जा रहा है और किसी खास हिस्सा पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये सिलेबल का इंपॉर्टेंस होता है। अलग अलग तरह, जैसे हम लोग कहते हैं आई एम गोइंग टू मार्क इट, आर यू गोइंग टू मार्क इट, तो अलग अलग सिलेबल पे अलग अलग भाव के व्यक्ति के लिए जोर दिया जाता है। और इसके लिए स्पेशल क्लास है, उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो है हमारी एक्सेंट प्रैक्टिस के लिए, टोन एंड इंटोनेशन के लिए, पिच ऑफ वॉइस के लिए। तो खास करके जो लोग इंटरनेशनल कॉल सेंटर वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए वो बड़े काम का चीज होता है। और स्पेशली इसकी विशेष क्लासेस एडवांस स्पोकन क्लासेस में हम देते हैं। ठीक है, तो आपको फिलहाल कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक ग्रामर जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ गया कि सिलेबल क्या होता है और कितने प्रकार होता है, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली सिलेबल्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं शब्दों के बनावट के ऊपर ही बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखो, हम देखते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक वॉवेल होता है, जैसे सिट। ठीक है, गो एक वॉवेल है। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोफ्थोंग। दिस इज कॉल्ड मोनोफ्थोंग। मोनो मतलब एक, थोंग वॉवेल को लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे जिसमें कि दो वॉवेल्स एक साथ आते हैं, जैसे विक, विक, जैसे टीचर में ही देखते हैं, चलो टीचर, तो एक सिलेबल यहां तक हुआ, एक सिलेबल में क्या है, दो वॉवेल्स एक साथ आ गए। तो इसका परिभाषा होता है कमिंग ऑफ टू वॉवेल्स टुगेदर इन अ सिंगल सिलेबल इज कॉल्ड डिफ्थोंग। तो इसको याद करना आसान है, ये डाई से बना हुआ है, डाई मतलब दो, तो दो से बन गया, जिसमें दो वॉवेल्स एक साथ आते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिफ्थोंग। तो जाहिर सी बात है अगर तीन वॉवेल एक साथ आ जाए, जैसे ब्यूटी, ई ए यू, तीन वॉवेल्स एक साथ आ गए, कॉन्टिन्यूअस में भी होता है, तो ये क्या हो गया, ट्रिफ्थोंग। देखो ट्राई से बन गया ये ट्रिफ्थोंग। तो मोनोफ्थोंग, डिफ्थोंग एंड ट्रिफ्थोंग। देखो इसकी क्या जरूरत पड़ती है, बहुत सारे बच्चे ये सुना नहीं होगा, तो इसकी क्या जरूरत पड़ती है, खास करके जब आप प्रोसोडी का अध्ययन डेप्थ में करने जाएंगे तो उस समय उसकी जरूरत पड़ती है। और अगर आप स्टेनो की पढ़ाई करेंगे तो स्टेनो में, चूंकि स्टेनो की पढ़ाई ही होती है, स्टेनो आई होप कि आप लोग जानते होंगे, जिसको शॉर्ट हैंड के नाम से भी लोग जानते हैं। आज के डेट में सबसे कम समय में नौकरी लेने का सबसे आसान तरीका है। तो उसमें चूंकि स्टेनो लिखा ही जाता है उच्चारण के आधार पे, आवाज के आधार पे, साउंड के आधार पे लिखा जाता है, तो उसमें मोनोफ्थोंग, डिफ्थोंग और ट्रिफ्थोंग की जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, मोनोफ्थोंग, डिफ्थोंग एंड ट्रिफ्थोंग। चलिए, तो आज इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं और आई होप कि ऑर्थोग्राफी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने बीच वीडियो में ही रिवीजन भी करवा दिया था और लास्ट में उसके बाद हमने सिलेबल्स पढ़ा और सिलेबल्स के बाद हमने पढ़ा मोनोफ्थोंग, डिफ्थोंग, ट्रिफ्थोंग। तो आई होप कि ये आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।